नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं। सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो है कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब हम कर्क कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा समझते हैं। लग्नेश खुद जो है वो चंद्र है
अब कर्क लग्न के जातक जो है काफी इमोशनल होते हैं, काफी स्टबन होते हैं, और चंद्र इनके स्वामी होने के कारण इनका आधा महीना अमावस के जैसा होता है, आधा महीना पूर्णिमा के समान होता है। तो ये काफी मूड फ्लक्चुएशन इनके लाइफ में, एक्चुअली इनके लाइफ का पार्ट ही होता है। तो चंद्र जैसे जैसे कलाएं अपनी बढ़ाता है, वैसे वैसे इनकी मूड में बढ़ोतरी होती है, जैसे जैसे घटती है वैसे इनका मूड भी कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति में जाता है। षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी अगर आप देखें किसी भी पक्ष की, चाहे वो शुक्ल हो या फिर कृष्ण हो, तो आप देखेंगे कि उस समय शायद आपका जो मनस्थिति रहती है वो काफी स्ट्रांग रहती है, और उस समय आपके किए गए डिसीजन अच्छे रहते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी एक अगर परिणाम कारक या आपको देने वाला परिणाम देने वाला अगर कोई उपाय है तो वो यही है कि आप ध्यान करिए। आप कुछ नहीं, शांत बैठकर अगर आप आंखें बंद कर कर अपने श्वासों पे अगर कंट्रोल कर सकते हैं, श्वासों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, श्वासोश्वास जो होता है, तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। ज्यादा विचार करना भी दिक्कत वाला होता है। दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा हुआ है कुटुंबेश होकर। कुटुंबेश का कुटुंब भाव में होना मतलब कर्क लग्न के जातकों के लिए ये कुटुंब वृद्धि दिखाता है, कुटुंब की वृद्धि, धन की वृद्धि, और वाणी में भी कहीं ना कहीं प्रखरता दिखाता है, वाणी में एक तेज देश दिखाता है। शुक्र होने के कारण आप में एक मीठे का एक समावेश ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसे कंट्रोल करना आपको जरूरी है। सूर्य होने के कारण कहीं ना कहीं फिलहाल आप पित्त की स्थिति से भी जूझ रहे होंगे। तो पित्त की अगर स्थिति से जूझ रहे हैं, ज्वर की स्थिति से अगर जूझ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि पानी, आप पानी कहाँ का पी रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, और खान पान में बहुत बारकाई से ध्यान दीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। अति विचार करने से भी आपके जीवन में स्ट्रेस और पित्त बढ़ सकता है, इसके लिए आपको सचेत हो जाना चाहिए। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए ये महीना। सूर्य के साथ शुक्र भी है, और शुक्र आपकी पत्रिका में बाधकेश है, मतलब लाभ भाव के स्वामी है और सुख भाव के स्वामी है। तो सुख देने वाली चीजें आपके जीवन में यहाँ पे द्वितीय भाव में आ रही हैं। तो शुक्र का दूसरे भाव में आना, ओरल ओरल हाइजीन रखिए। कहीं ना कहीं ओरल की चीजें जो होती है, या ओरल ओरेटरी स्किल्स हो, या फिर आप कोई भी चीज अपने मुख से करने वाले हैं, उस चीज की बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरे भाव की बात करते हैं, और उसके दौरान आपका फायदा भी होगा। तीसरे भाव की बात करते हैं, तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही है, तो पराक्रम बढ़ने वाला है। और पराक्रम किस दिशा में बढ़ने वाला है? व्यय स्थान की दिशा में, क्योंकि व्यय स्थान का स्वामी कहाँ आ गया है? पराक्रम भाव में, और पराक्रमेश होकर, उच्च होकर, तो बुद्धि से आप अपना पराक्रम दिखाने वाले हैं, और आप अपनी चीजों को, आप अपने अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिर वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, बड़ा, परंतु ऐसा बिहेव ना करिएगा, क्योंकि ये क्षणिक के लिए है। क्योंकि जब बुध वक्री हो जाएंगे, और अगर आपकी पत्रिका में बुध वक्री है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्म बनकर आपके सामने खड़ी होंगी, और चलो दो, ऐसा डिमांड करेंगे। तो कहीं ना कहीं डिमांड करना और उस चीज की पूर्ति करना एक बार ठीक है, बट बारंबार वो चीज जब होती है तब वो ब्लास्ट हो सकता है, उसका ध्यान रखना है आपको। मैं खास करके व्यय स्थान, मतलब आपके शैया सुखों को लेकर, आपके खर्चों को लेकर मैं आपकी बात कर रही हूँ, चाहे वो आपके हॉस्पिटल के खर्चे हो या कोई भी खर्चे हो। बुध की उत्पत्ति व्यभिचार से हुई है, तो मैं व्यभिचार की भी बात कर रही हूँ आपके लिए। इस विषय में अगर आप सही तरीके से अपनी पत्रिका को समझना चाहते हैं, तो आप किसी ज्योतिषी से आकलन करवाइए। मुझसे करवाना चाहते हैं तो थंबनेल पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे भाव के लिए। चौथे भाव का स्वामी जो है शुक्र है, और शुक्र दूसरे भाव में बैठा हुआ है कुटुंबेश के, कुटुंबेश के साथ कुटुंब स्थान में बैठा हुआ है सुखेश होकर। सुखेश का दूसरे भाव में होना मतलब आप कहीं ना कहीं शुक्र के माध्यम से सुख की पूर्ति कर रहे हैं, सुख आपको मिल रहा है शुक्र के माध्यम से, फिर वो चाहे लग्जरी हो, फिर चाहे वो सुख हो, इमोशनल रिलेशनशिप हो, या फिर शुक्र जो भी अच्छी चीजें दर्शाता है, अच्छे अच्छे कपड़े, सिल्क के कपड़े, या फिर अच्छी लग्जूरियस आइटम, अच्छा फोन, ये सभी चीजें जो आपके सुखों में वृद्धि करता है, वो आपको कुटुंब के माध्यम से आपको लाभ दे रहा है, क्योंकि सुख के स्थान से ये लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसलिए सूर्य के साथ है, कुछ ही समय के बाद में शुक्र जो है वो कंबस्ट हो सकते हैं, और अपना जो प्रभाव है वो खास करके आपके हेल्थ पे लाएंगे। हेल्थ पे लाएंगे मतलब आपका शुक्र, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बढ़ सकता है,
इसके ऊपर खास तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी मंगल खुद पंचम भाव से सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, और लाभ से आपको दृष्टि देता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो जातक कंसेप्शन करना चाहते हैं, संतति का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए ये काल बहुत अच्छा है। अगर ऐसी न्यूज आती है तो जरूर वीडियो के सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूँ और ऑल द बेस्ट भी देती हूँ उसके लिए। मंगल है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खान पान पर, आप अपने बॉडी हीट को सही तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ज्यादा हीट हो जाती है तो वहां पे चीजें पनपती नहीं है, मर जाती हैं। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव का स्वामी गुरु है, जो कि वक्री होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, भाग्येश होकर ही। इसका अर्थ है कि अभी काल आपके लिए, आप शायद अपने वेट के प्रॉब्लम से, या फिर आप अपने ओबेसिटी के प्रॉब्लम से, या फिर लीवर की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे। आप विचार कर रहे होंगे कि मैं अपने डाइट को कंट्रोल कैसे करूं। तो सिर्फ सोचिए सोचिए नहीं, इसे इसकी पूर्ति करिए, इसको आगे बढ़िए और इसके लिए मेजर्स लीजिए, क्योंकि शनि सप्तम भाव में है और सप्तम भाव से लग्न भाव को दृष्टि देते हैं, तो आपको ये दृष्टि देते हैं। अष्टम भाव में वापस आ जाएंगे तो ये आपके दूसरे भाव को देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली एक फास्टिंग, क्योंकि शनि जो है वो इंटरप्शन देते हैं, इंटरमिटेंट चीजें देते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप अपने गोल को साध्य कर सकते हैं इस केस में। सप्तम भाव में शनि का होना किसी भी चीज के लिए लॉन्ग टर्म खिंचाता है, एक्चुअली काफी स्ट्रेन करता है। तो ये जब चीजें होती हैं या फिर वहां पे चीजें टूटती नहीं है पर तनती जरूर हैं। तो शनि वक्री है और गुरु वक्री है और बुध भी वक्री होने वाला है 10 सितंबर को। तो अगर आपके पत्रिका में ये ग्रह वक्री है तो आपके लिए पेंडिंग कर्मा आ गया, सामने खड़ा हो गया कि चलो भाई हमारी पूर्ति करो। तो आपको पहचानना जरूरी है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो बात हो, आपको पहचानना जरूरी है कि ये सामने मेरे आकर खड़ा है, अब मुझे इसकी पूर्ति करनी है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में शनि है ना। तो अगेन आपके जातक, आपके स्पाउस का जो सुख है या उनका जो फाइनेंस है, वो कहीं ना कहीं वो खुद अपने हाथ में लेकर काफी कन्वेंशनल पद्धति से जा रहे हैं, तो ये अच्छा है उनके लिए और वैसा ही जाएं वो। कोई भी अनकन्वेंशनल पद्धति से अपने फाइनेंस को मैनेज मत करिए फिलहाल, ऐसे मैं हिदायत दूंगी। भाग्येश का भाग्य स्थान में होना ये दर्शाता है सप्तमेश का सप्तम भाव में और दशमेश का लाभ भाव में होना और राहु का वहां पे होना, ये पूरी जो स्थिति है ये दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंधित, फॉरेन ट्रैवल से संबंधित, या फिर आप देशांतर्गत कहीं ना कहीं प्रवास करने का विचार कर रहे हैं, और कोशिश, ये चीज होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बनती है। लाभ भाव आप देखेंगे कि दशम स्थान पे राहु है, तो ये आपको बहुत फोकस रखता है, ऑब्जेक्टिव फोकस रखता है कि आपको क्या करना है। अल्टीमेटली यू विल वर्क ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स, बाय हुक और बाय क्रुक यू विल ट्राई टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। करियर पाथ के लिए आपने नए सिरे से जो विचार शैली मांडी है या विचार शैली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी है, वो आप करेंगे, कर पाएंगे। और खास तौर पे देखिए, राहु और केतु की ये स्थिति तो बनी रहने वाली है, लगभग 1 और साल है, तो ये फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट उसी के साथ साथ आपको राहु की दूसरी जो एनर्जीज हैं, मतलब राहु का जो दूसरा पक्ष है, उसके ऊपर भी काम करना है, जैसे ऑब्सेशन, जैसे व्यसन, एडिक्शन। कोई भी चीज की अतिशयोक्ति ना होने देना। ध्यास होना अच्छा होता है किसी भी चीज के लिए, पर उसका अति होता है तो आप बाकी सब चीजों पे ध्यान आपका भटक जाता है और आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण गैप्स हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बातों में हो, चीजों में हो, खान पान में हो, किसी में भी हो। तो बैकलॉग मत रखिए, साथ साथ मल्टीटास्किंग फोकस होकर करना सीखिए। लाभ भाव की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि मंगल की हमने पंचम भाव के समय ही बात की थी। इसमें और एक चीज सिर्फ यही एड ऑन करना चाहूंगी कि मंगल जो है दशमेश है, दशमेश का लाभ भाव में जाना ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं जो भी कार्य कर रहे हैं वो लाभ प्राप्ति के अनुसार कर रहे हैं, लाभ को फोकस में रखकर कर रहे हैं, और ये उसकी पूर्ति होगी। और आप पंचम भाव का स्वामी जो नए आइडियाज को दर्शाता है, पूर्व पुण्य को दर्शाता है, वो आपको हेल्प करेगा लाभ की प्राप्ति में। परंतु ये ग्रह कौन सा है? मंगल है। तो मतलब किस हिसाब से करनी है, कहीं ना कहीं अग्रेशन आएगा, कहीं ना कहीं एक
बातों में कटुता आ सकती है, वाणी में आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी से आप किसी को हताश ना करें, निराश ना करें या फिर हर्ट ना करें, और न हर्ट करते हुए भी सही तरीके से अपना कार्यभार संभालें। मंगल की चौथी दृष्टि है शुक्र पे, तो दोनों चीजें हैं, दूधारी तलवार है अभी फिलहाल। और व्यय भाव की तो हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी बुध है, जो कि 10 तारीख को वक्री होने वाला है, और वो अभी पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो ये सब जो भी स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, ये जो भी मैंने आपको कहा है, ये इसका परिणाम आपके जीवन में कैसा होता है, उसके सितंबर के महीने में आपको कौन से अनुभव आप आते हैं, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। देखिए, ये समय खास तौर पे आपकी माता के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप देखिए मंगल का लाभ भाव में होना, ये चतुर्थ भाव से अष्टम होता है, तो उनके लिए भी इन्फ्लेमेशन का शिकार होना, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वेरिकोस वेन का बढ़ना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। घर में राहु राहु आपके दशम स्थान में है, और लाभ भाव में मंगल, और सप्तम भाव में शनि, तो ये घर में कहीं ना कहीं एक छाया भी रखता है, कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली स्थिति भी रखता है आपके बुजुर्ग की हेल्थ को लेकर। तो आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए, और उसके लिए हमेशा प्रिकॉशन लेकर चलिए, तो सब चीजें ठीक तरीके से चल सकती हैं। अपने हाथ में कर्म करना है। सितंबर का महीना त्योहारों का है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि गणेश चतुर्थी, उसके बाद में पितृपक्ष है, और फिर नवरात्र दशहरा है। तो आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्द ही आपसे मिलती हूँ।